नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आज 30 नवंबर है, शनिवार। आपके सामने फिर चाय की चर्चा पर अखबार की सुर्खियों के साथ बैठा हूँ। आज अखबार में क्या कुछ खास खबरें हैं और आपसे ताल्लुक़ रखने वाली खबरों पर विशेष चर्चा मेरी होगी। तो पहले आइए, बिहार विधानमंडल का शरतकालीन सत्र जो 5 दिन चला कल समाप्त हो गया, उसकी चर्चा पहले कर लूँ। कल तो सब कुछ जो इस चुनाव संलग्न हो गया है, 29 नवंबर को हाउस खत्म हुआ, फिर अगले साल इसी नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव हुआ करेगा, तो विपक्ष कब बैठने वाला था। उन सारे मुद्दों को कल सदन के अंदर और सदन के बाहर उछालने में पीछे नहीं रहा, चाहे वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर हो, जमीन सर्वे का मामला हो, या शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, या उसके शिक्षकों के साथ जो सरकार कुछ पिछले 2 साल से कर रही है, वो सब कुछ गूंजता रहा। विधान परिषद में तो कल सचमुच शिक्षा का ही दिन था। शिक्षा विभाग से ही जुड़े सवाल जवाब हो रहे थे और सिर्फ प्रश्नोत्तर काल की कल कार्यवाही होनी थी। विधान परिषद में कोई दूसरा एजेंडा नहीं था। तो बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कल सवालों से घिरे रहे, सवालों का बौछार होता रहा। और शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो सब कुछ जो वो चाह रहे थे, अब वो सारी मांग लगभग पूरी ही होने वाली है। अब वो चाहे सक्षमता पास शिक्षक जो सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं, भाजपा के नवल किशोर यादव ने इस इशू को जमकर उछाला, सरकार को घेरा और कहा कि नियोजित शिक्षक को आप सक्षमता परीक्षा पास करा दिए, सरकारी कर्मी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन उनके कहने का तरीका बड़ा एक अलग होता है। कहा कि सबका पूछ ही काट लिए। जो 18 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहा है, उसको आप सबको नई नौकरी कर दिया और नया हो गया। मतलब जो 8 साल 18 साल 20 साल काम किया है, वो सब समाप्त हो गया। ये कहाँ का न्याय है। नियोजित शिक्षकों को उनके शैक्षणिक अनुभव के आधार पर हेडमास्टर बना रहे हैं। अब शिक्षा सेवा अधिकारी की जो बहाली हुई, उसमें उनको उनकी सेवा का लाभ दिए हैं, लेकिन नई नौकरी के नाम पर, सरकारी नौकरी के नाम पर आप कह रहे हैं कि सबकी नई नौकरी होगी और उसका लाभ नहीं मिला, तो घोर अन्याय है। ऐसा कहीं होता है? तो सरकार घिरी थी। अब शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, कहा कि देखिए, ये सारे लोग फिर वही बात उन्हें दोहराई कि तो निजी निकाय के अधीन थे, तो सरकारी थे नहीं। अब जब सरकारी बनेंगे तो उनको पेंशन का भी लाभ मिलेगा। तो खैर, सरकार कोई गलत नहीं करे। एक बात और था, कल हाउस में ये बात गूंजता रहा कि सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। तो इसका जोरदार तरीके से शिक्षा मंत्री ने खंडन किया और कहा कि नहीं नहीं, शिक्षकों के हितों का सरकार ख्याल रखती रही है और हम शोषण नहीं कर रहे हैं। और फिर के पाठक के ज़माने में बहुत सारे शिक्षक विरोधी जो फरमान जारी हुए, कोई पटना में आए थे लोग धरना देने, प्रदर्शन करने, तो सारे शिक्षक लोग सीएल लेकर आए थे, सबका वेतन काट दिया था। वीडियो देख देख कर कार्रवाई की गई थी। अब कोई 10,000 से अधिक ऐसे शिक्षकों का वेतन काट दिया गया, पेमेंट नहीं हो रहा है, सबको रोक रहा। तो ये सब कल शिक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, दिसंबर महीने में ये सब का हम निष्पादन करेंगे और इसका वेतन रोक दिया गया है। कोई अनुशासनहीनता की और कोई बात नहीं होगी, तो इसके कारण वेतन नहीं रुकेगा, सबका भुगतान होगा। एक और बात महिला शिक्षकों के लिए बड़ी बात गूंजी, वो थी कि मातृत्व अवकाश को लेकर के, कि वो चली जाती हैं तो फिर लौटते हैं तो उनको उस अवधि का अवकाश स्वीकृत होता है, तो फिर वेतन के लिए उनको बहुत परेशानी होती है। और शिकायत भी की कि इसके चलते फिर लेन देन, भ्रष्टाचार, क्या क्या कुछ बहुत परेशानी होती है शिक्षक को। तो शिक्षा मंत्री ने इस पर कहा कि बिल्कुल ये उचित मांग है, आपकी सलाह उचित है। जिनको अवकाश दिया जाता है, मातृत्व अवकाश लेती हैं, उनको पैसा तो वेतन मिलना चाहिए, तो इसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर जैसी बात आपसे मैंने कही कि शिक्षकों से संबंधित जो भी मांगे थी, लगभग अब सारी मांग पूरी होने को है। तो कल शिक्षा विभाग में, खासकर परिषद में, शिक्षक प्रतिनिधियों ने एक एक करके सारे सवाल उठाए और सबका जवाब मिला।
अब अखबार की आज की सुर्खियां उस पर आपसे चर्चा कर लूँ। ये पहला तो शिक्षक से ही जुड़ा है। आप सभी जानते हैं कि 38,000 प्रधान शिक्षक और 6,000 हेडमास्टर और Tier 3 से जो चयनित शिक्षक सक्षमता पास जो परीक्षा कर लिए हैं दूसरे चरण में, सब के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब काउंसलिंग होगी, कब पोस्टिंग होगी। तो सरकार ने कल सबका डेट अनाउंस कर दिया है। अब 1,47,000 ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक या BPSC वाले शिक्षक, अब उस सब के लिए 9 से 31 दिसंबर तक शेड्यूल जारी हो गया है कि कब किसकी काउंसलिंग होगी। तो लीजिए, ये अभी काउंसलिंग होगी और नए साल में आप सबकी पोस्टिंग होगी। तो अब जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो एक क्षण आ गया। तो आज की सुर्खियाँ हैं, प्रमुख खबर है ये। एक खास करके कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार अब PF का जो अभी कायदा कानून है उसमें बड़ा बदलाव करने जा रही है। और उसमें अब एक सबसे बड़ा है कि सबके लिए जो जिसके पास PF का सपा नंबर मिला हुआ है, IPO नंबर होता है, सबको सरकार अब ATM कार्ड देगी। वैसे जो PF के पेंशनधारी हैं या जो PF जिनका कटता है अंशधारी है, उनको अब सबको ATM कार्ड देने पर विचार कर रही है। और उसमें आपका अंशदान जो होगा 12% तक अंशदान भी कर सकते हैं। अब ये सचमुच में कर्मचारियों के लिए सुकून वाली खबर है। तो ये आज की सुर्खियाँ हैं। देखिए, कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार दौरे पर, कल 2 बार उनका कार्यक्रम था। एक तो पूर्वी राज्यों के ग्रामीण बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसकी बैठक थी, और दूसरा वो कल मिथिलांचल गई थी और वहाँ ऋण वितरण का समारोह था। कोई 1,000 करोड़ से अधिक ऋण वितरण किया गया था। ये 2 प्रमुख कार्यक्रम को लेकर आई थी। देखिए, बिहार में जैसे 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, एक साउथ बिहार, एक नॉर्थ बिहार। तो एक बैंक जो है उसमें तो 600 करोड़ से अधिक के घाटा में चल रहा है, और दूसरा बैंक है जो उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वो 4 करोड़ के लाभ में चल रहा है। तो केंद्र के लिए एक चिंता का विषय। आप जानते हैं कि सारे बैंक कोई किसी न किसी बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक है। अब इस पर केंद्र सरकार सोच रही है कि इसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, और उससे भी अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से वो सारी सुविधाएं सरकार देने का विचार कर रही है कि जिससे कि वहाँ जो जिनका खाता खुलता है, कारोबार करते हैं, उन सबको सुविधा हो। और अब इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए भी IPO लाने का विचार हो रहा है। तो पहले मर्जर होने का है कि जैसे बिहार में 2 है तो 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अब दक्षिण अब उत्तर बिहार नहीं, दोनों को एक करने की योजना है। इसी तरह से दूसरे राज्य में भी होगा। और इसमें है कि अभी दोनों 2 बैंक है, एक तो सेंट्रल बैंक के अधीन है और एक PNB के अधीन है। तो अभी दोनों में मर्जर में तो कठिनाई होगी, लेकिन चलिए केंद्र सरकार अभी इसको कौन सा रास्ता अपनाती है ये होगा। अभी 4 राज्यों की कल बैठक थी। मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन और जो राज्य में हैं वहाँ उनको सुधार करने की जरूरत है। तो कल इसको लेकर भी है बैठक हुई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री मिथिला में थी, तो कल उनको मिथिला पेंटिंग का उपहार मिला। एक JNU की ही स्टूडेंट रही हैं, उन्होंने उनको उपहार दिया और फिर बैठक की वहाँ। और उस बैठक में बिहार के वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी गए थे, जो बैंकर्स वाली बैठक हुई थी। तो उन्होंने मांग की कि वही ग्रामीण बैंक की शाखा बढ़नी चाहिए। तो कल की एक सुर्खियाँ ये बनी हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि पुलिस कर्मियों को अब किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि अब इस चुनाव को लेकर जो एक सियासी मुद्दा बना हुआ है प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर, इसका भारी विरोध कल झेलना पड़ा क्वेश्चन आवर में। अब कांग्रेस के अजीत शर्मा ने ये इशू उठाया था और इसका विरोध किया था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से आम लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। हालांकि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र दयाल ने 2 टूक कहा कि भाई आप जब सत्ता में थे तब ये गड़बड़ी नहीं दिखती थी, अब गड़बड़ी दिख रही है। देखिए, बिहार में अभी 56 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। और जैसा पहले भी मैंने आपसे चर्चा की है कि
सरकार बिहार के सभी 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के घर में ये लगाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। अब 6,000 करोड़ से अधिक का ये प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर सब घरों में लग रहा है। सरकार तो अभी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। 59 लाख बीपीएल परिवार उन सभी घरों में लगना है और अब तक 10 लाख घरों में लग चुका है। और सभी सरकारी कार्यालयों में आज अंतिम दिन है, समझिए कि आज 30 नवंबर तक सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाना था और लगभग लग भी चुका है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर चाहे लोग जो परेशानी हो रही हो, जो लोग कह रहे हैं, सरकार तो मानने को तैयार नहीं है। कहती है कि भ्रांति फैलाई गई है। बिहार तो पहला राज्य बनेगा जहां सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर होगा और इससे खासकर बिजली के खपत के प्रति लोग जागरूक होंगे। अभी बिजली का बड़ा दुरुपयोग होता है, व्यय होता है। तो जब पहले पैसा देना होता है और कटता जाएगा तो लोग खुद भी बिजली की खपत के प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे। अभी बिजली की बर्बादी भी होती है उपभोग करने में। तो एक ही की स्थिति है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बाद सर्वे के संबंध में तो राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने बहुत कुछ कहा कि भाई अभी तक कोई 70-75 हज़ार लोग आवेदन दिए हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन और ये सारी सुविधा का ख्याल रख रहे हैं। उनका कहना था कि 20-25% जो भूमि विवाद का मामला कोर्ट में है उसका तो सर्वे होगा नहीं। जिस भूमि के संबंध में कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो उसका सर्वे नहीं होगा। बाकी लोगों के लिए हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और 130 साल के बाद बिहार में ये सर्वे हो रहा है जिस ढंग का, तो इसमें भी नीतीश सरकार चाहती है कि सर्वे हम हर हाल में करा लें। सर्वे यदि पूरा हो जाए तो बिहार में भूमि विवाद की समस्या का बड़ा हल हो जाएगा, जिसको लेकर हिंसा होती है, मुकदमे होते हैं। लेकिन अब उस भू सर्वे का काम भी थोड़ा धीमा जरूर पड़ गया है, इसलिए कि अब चुनाव साल है। सरकार नहीं चाहती है कि ये विपक्ष जो मुद्दा बनाया है, अब देखिए यही सर्वे को लेकर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सत्ता चली गई थी। तो नीतीश कुमार इसमें चौकस हैं। अब फेस सेव के लिए काम धीरे धीरे चलता रहेगा, यही होगा। फिर चुनाव हो जाएगा तो कहेंगे कि इसको हम पूरा कराएंगे। और शिक्षक को लेकर के जो अभी मुद्दा बन रहा है तो आपसे चर्चा मैंने की कि शिक्षक की अब सब वो पुरानी मांग सब पूरी हो रही है। आखिर के पाठक के समय में शिक्षा विरोधी, शिक्षक विरोधी जो सब कुछ फरमान जारी हुआ है, धीरे धीरे सब आदेश उलटते जा रहे हैं। सबको निरस्त करके कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का जो एटीट्यूड कल दिखा हाउस में, जिस तरह से हर सवाल पर सकारात्मक वो सरकार का रुख दिखा रहे हैं, तो लगता है कि और कहा भी उन्होंने कि भाई अब पहले वाली स्थिति नहीं है, अब शिक्षा विभाग राजभवन में कोई टकराव नहीं है। ये सब भी कहा कि नहीं, उन्होंने इस सब पर एक एक बिंदु पर उन्होंने गहन समीक्षा की है और करते रहते हैं। चाहे वो उर्दू शिक्षकों की समस्या हो, चाहे जनरल हो, सब पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक ये स्थिति रही है कल सुर्खियों में। अब पड़ोसी राज्य झारखंड में सरकार बन गई है, हेमंत सोरेन अकेले सीएम बन गए हैं। तो ये मंत्रिमंडल विस्तार होना है। 9 तारीख से वहाँ सेशन होने जा रहा है। असेंबली का पहला सेशन होगा 9 से 12। अब उसके पहले वहाँ विस्तार होना है। अब उसमें कांग्रेस की सहभागिता तो निश्चित है, राजद के भी एक मंत्री बनेंगे, लेकिन माले भी उसमें शामिल है। महागठबंधन में उसके 2 विधायक जीते हैं, लेकिन माले सरकार में शामिल नहीं होगा। अभी फिलहाल यही बात आई है। लेकिन अब 9 दिसंबर के पहले वहाँ विस्तार और फिर कुछ विभाग को लेकर अभी है खींचतान। फिर कांग्रेस में है कि कौन मंत्री बनेगा, 4 मंत्री बनने की बात हो रही है। तो ये सब तय हो जाएगा तो विस्तार मुझे लगता है कि 9 दिसंबर के पहले वहाँ होगा। अब अकेले सीएम बने हैं हेमंत सोरेन, तो फैसला तो बहुत सारा ले चुके हैं। एक खासकर वो जो मैया सम्मान योजना थी उसकी राशि तो उन्होंने 2.5 कर दी। 1,000 मिल रहा था, चुनावी वायदा भी था कि सत्ता में आएंगे तो हम ये 2,500 देंगे। तो पहला फैसला उन्होंने लिया। हालांकि घूम घूम कर ये भी कह रहे थे कि यदि हम सत्ता में नहीं आए तो ये लोग जो आवेंगे एनडीए वाले लोग मैया सम्मान योजना बंद कर देंगे। बड़ा इसका असर रहा था वहाँ। और सत्ता में जो वापसी हुई है झामुमो की, उसमें एक ही बड़ा कारण रहा मैया सम्मान योजना और फिर 200 यूनिट जो फ्री बिजली वहाँ दी जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना का लाभ मिला बीजेपी को, या महाराष्ट्र में भी
आप तो देखिए सबको बिहार में वो ऐसी योजना की टकटकी लगाए हैं कि क्या चुनाव साल में नीतीश कुमार भी, जो खासकर महिला सशक्तिकरण के तो बहुत जाने जाते हैं, तो ऐसी कोई योजना बिहार में भी लागू होगी क्या? हो भी सकती है, इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री जिलों की यात्रा करने वाले हैं, महिला संवाद कार्यक्रम करके। तो हमें तो लगता है कि बिहार में भी झारखंड की तरह, महाराष्ट्र की तरह, मध्य प्रदेश की तरह आधी आबादी के लिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार कोई बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं, जिसमें उसी तर्ज पर कुछ महिलाओं के लिए मासिक कुछ सहायता की राशि, अब जो राशि जो हो 1000 हो, 2000 हो, 2500 हो, लेकिन निश्चित रूप से कुछ होकर रहेगा। एक आपके लिए और बड़ी खबर है, वो खबर ये है कि देखिए अभी संभल के लिए जो विवाद चल रहा था और निचली अदालत से सब वहाँ सर्वे हो रहा था, तो फिलहाल उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। और सर्वे की जो अभी प्रारंभिक रिपोर्ट भी जो भी हुए, सर्वे तो पूरा हो गया था, तो उसको सार्वजनिक करने से रोक दिया। तो हमें लगता है कि अब कोर्ट निश्चित रूप से ऐसे जो मामले कहीं कहीं, अब अजमेर शरीफ का ना मामला उठ गया है, वहाँ भी हो गया है कि मंदिर था, वो अजमेर शरीफ तो न सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए भी बड़ा आस्था का है, लोग वहाँ जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए और मानते हैं कि मन्नत पूरी होती है। तो अब अजमेर शरीफ का भी मामला कोर्ट में कहीं ना कहीं उसको रोकवाने के लिए भी हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट को निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई बड़ा आदेश इस संबंध में आना ही आना। तो आज की सुर्खियाँ, अखबारों की सुर्खियाँ और कुछ प्रमुख खबरें, उससे जुड़े आपके लिए जो कुछ लाभ हो सकता है उससे हमने अवगत कराया है। आप हमारे इस चर्चा को कैसी लगी आप कमेंट जरूर कीजिए और फिर नए दिन का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।